चलिए बेटा हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखो केमिस्ट्री के अंदर दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं, उनमें एक ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, एंड फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये दोनों ही रिएक्शन से रिलेटेड, मोल एंड कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। अभी तक जो आप लोगों ने मोल के अंदर जो क्वेश्चंस किए हैं, वहां पे हमने रिएक्शन की बैलेंसिंग को पहला प्रायोरिटी दिया था कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, एंड बैलेंस होने के बाद उनकी स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि कितने मोल दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपने 2A प्लस 3B एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूं जो कि बैलेंस रिएक्शन। अगर ये बैलेंस है तो आप कैसे बोलते थे कि सर 2 मोल A का कितने मोल B के साथ रिएक्ट करेगा? 3 मोल B, एंड उससे क्या बनेगा? 1 मोल C एंड 4 मोल D। मान लो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होता तो करने में आपको प्रॉब्लम आती। ये जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, इसका यूज करके अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली ना, किसी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिएक्टेंट पता हो एंड प्रोडक्ट्स पता हो तो आप बता सकते हो कितने मोल रिएक्टेंट से कितना मोल प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट इकट्ठे ले लिए गए हो, उनके सभी के अमाउंट पता हो, तो उनमें आप लिमिटिंग रिएजेंट भी बता सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है। व्हाट इट ना? तो अब सर ये है क्या चीज? व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? मान लो आपने रिएक्शन अनबैलेंस लिखा हुआ है और वो सिर्फ आपको रिएक्टेंट नोन है A, B, C एंड D। बैलेंस्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम कोफिशिएंट, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं। ऐसे केस में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है? मोल का बात तो आपने समझा कि इसका 3 मोल इसके 2 मोल, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये बोलता है कि जो अमाउंट रिएक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस, वो सारे रिएक्टेंट का इक्वल होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of A must be equal to number of gram equivalent of B, and ये बराबर होगा जितना भी C and D प्रोड्यूस होने वाले। So number of gram equivalent of A will react with equal number of equivalents of B and will produce number of gram equivalent of C produced। ये क्या हो रहा है बेटा? कंज्यूम। जितना A का कंज्यूम हुआ उतना ही B का कंज्यूम होगा, और उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट C के प्रोड्यूस होंगे, और उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड। कितना आसान सा चीज है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे? क्योंकि अगर वो पता चल जाए फिर तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालना है तो उसका तरीका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब ये मोल तो सभी को पता होता है भाई, इस पे आपने खूब प्रैक्टिस करी है। मास बाई मोलर मास, नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, है ना? गैसेस दे दे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो
तो ऐसे आपने बहुत सारे तरीके सीखे हैं कि मोल निकाला कैसे जाता है, लेकिन जो नई चीज आपके सामने यहां आ रही है वो कौन सा है, वैलेंसी फैक्टर। इसको अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो n इंटू इसको लिखा जाता है n फैक्टर। क्या लिखते हैं, n फैक्टर। बोलते क्या है, वैलेंसी फैक्टर, लिखा कैसे जाता है, n फैक्टर। अच्छा जी, n क्या है हमारा, मोल। इस मोल को क्या मैं लिख सकता हूं, मास अपॉन मोलर मास इंटू n फैक्टर, ये सुनो। अच्छा जी, इसको और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, एंड आई राइट रीराइट इट एज मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। ये जो टर्म नीचे आता है ना, मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, इसको एक नया नाम देते हैं, बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, और केमिस्ट्री में मास के जगह पे बड़ा फ्रीक्वेंटली लिखा जाता है वेट, तो इसलिए वो भी चलेगा। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई n फैक्टर। इसको सिंबल ई से कर सकते हैं, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो, सो यू कैन रीराइट इट एज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अच्छा, क्या और भी फॉर्मूले इससे डिराइव किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। आप बताओ, अगर सॉल्यूशन में रिएक्शन करा रहा हूं, मैंने H2SO4 का मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन का, कोई भी कंपाउंड जो रिएक्ट कर रहा हो, तो बताओ यहाँ पे मोल निकालने का क्या तरीका होता है, मोलैरिटी इंटू मोल, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल अपॉन, तो मोल को हम मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं। अगर मैं वो सब्सटीट्यूट कर दूं यहां मोल के जगह पे, तो क्या बन जाएगा, सो दिस इक्वेशन विल टर्न अप इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो मोल के जगह मैंने क्या लिख दिया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। बच्चों, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर एक नया कंसंट्रेशन टर्म होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं, इनटू वॉल्यूम भी हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस को कर सकते हैं, जहां पे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो हम आज डिफाइन भी करेंगे कि आपको नॉर्मेलिटी होता क्या है, तो प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। दिस इज एज पर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। जितने भी इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ए का कंज्यूम हो रहा है, उतने ही बी के कंज्यूम होंगे, और इनके कंज्यूम होने के बाद उतने ही इक्विवेलेंट सी एंड डी के प्रोड्यूस होंगे। ओके, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब डेटा जैसा दिया है उस हिसाब से इसको अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आपको पहले ये पूरे डेरिवेशन कर लो, फिर एक जगह सारे फॉर्मूले को लिख लेंगे।
कर लिया बेटा सभी ने नोट? तो अभी तक देखो हमने जो फॉर्मूले निकाले उसको लिख लेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट is equal to n into n factor, that is one formula. Second formula, mass by equivalent mass, this is second formula. Third is normality into volume. Fourth is molarity into volume into n factor. Got it? Got it ना? अभी कितने लोग कह रहे हैं इस मोल को एक्सप्रेस करने के हमारे और भी तरीके हैं। गैसेस के केस में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बोलो, वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22/4 लीटर, ये सुनो, इंटू एन फैक्टर। अब ये 22.4 अपॉन एन फैक्टर कर दोगे तो ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे वो इक्विवेलेंट हमारा मास था वैसे ही इक्विवेलेंट वॉल्यूम। गॉट इट ना? तो ऐसे करके तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट एक को पकड़ के रखना है। कौन सा? मोल इंटू एन फैक्टर। सभी को समझ में आ गया? यहां तक नोट कर लो, सब एक साथ इकट्ठे करके लिख लो। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए। what volume of 0.5 molar KMnO4 is required? What volume of 0.5 molar KMnO4 is required to completely react with 15.2 grams of ferrous sulfate? ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट। अच्छा, अभी आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाने के लिए कौन सा चीज आपको स्टॉप करके रखा है? बस एन फैक्टर। तो मैं एन फैक्टर पहले प्रॉब्लम में आपको बता देता हूं, फिर आगे हम लोग ये देखेंगे निकालते हैं इसको कैसे। कंसिडर द एन फैक्टर ऑफ KMnO4 as 5 एंड दैट ऑफ FeSO4 as 1। इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 5, ये दिया हुआ है आपको। ओके, अभी के लिए मैं दे रहा हूं, आगे आने वाले प्रॉब्लम के लिए नहीं दूंगा। आप इसको सॉल्व करो। अभी मेरा पर्पस है
कि आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का यूज करना समझ में आ जाए। आ रहा है बात समझ में? कितने लोग का हो गया? हो गया? आइए देखते हैं। करूं ये टाइम चाहिए अभी? चलो आओ करते हैं, आओ। सो वी नो दैट एज पर law of chemical equivalence, number of gram equivalent of KMnO4 must be equal to number of gram equivalent of FeSO4 consumed। जितना ये कंज्यूम उतना ही ये हो। अच्छा, हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इतने सारे फॉर्मूले, डिपेंड करता है कौन सा डेटा दिया है उसके हिसाब से निकालेंगे। भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम बताओ, यही क्वेश्चन मार्क है ना। मोलैरिटी दिया हो, वॉल्यूम पूछ रहा हो, एन फैक्टर पता हो, तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच गए। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू, इसके लिए कौन सा लगाऊं? मास अपॉन मोलर मास। इंटू एन फैक्टर, क्योंकि डेटा ऐसा दिया हुआ है। बोलो, चलो देखते हैं, बताओ मोलैरिटी कितना है? ये मोलर मास लिख लेना क्योंकि कंफ्यूजन होगा मोलैरिटी एंड इसमें। मोलैरिटी कितना दिया बेटा? 0.5। वॉल्यूम नहीं पता, यही तो निकालना है। एन फैक्टर कितना है? 5 इज इक्वल टू मास 15.2 और इसका मोलर मास 152। कैसे पता? आयरन का 56 होता है। कितने लोगों को ध्यान था ये? ठीक है, आयरन कोई बात नहीं, वैसे एग्जाम में लिखा रहता है ये, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना मोल किया तो ये सारे डेटा दिमाग में होंगे। इसका 56, सल्फेट का 96 होगा, वो जोड़ लेना। SO4 का 96, ये जोड़ो कितना आ रहा है? 152 आ रहा है क्या? तो वही मैंने किया है। और इंटू एन फैक्टर कितना था? 1। अब क्या नहीं हो जाएगा बेटा? बताओ वॉल्यूम का कितना आएगा? 1/0.25 ना, बोलो, सॉरी 0.1/0.25। करेक्ट बोल रहा हूं क्या? ये देख 0.1 आएगा और ये 5 5 या 25, तो 2.5 आएगा क्या? हाँ, यहाँ 2.5 आएगा, बिल्कुल ये 2.5। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.1/2.5। यही आ रहा है ना, ये लीटर में। तो बताओ वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई? 1/25, यानी कितना? ये लीटर है, यानी 1000/25 ml। अब कर लो यार, 40 ml आ गया आंसर। सो 40 ml ऑफ 0.5 मोलर KMnO4 इज रिक्वायर्ड। अब इंटरेस्टिंग चीज देखा आप लोगों ने, क्या इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया? बोलो ना। लेकिन मुझे क्या क्लैरिटी थी कि एन फैक्टर कितना है? यही इस चीज का ब्यूटी है। आपको एक बार एन फैक्टर दिमाग में अच्छे से बैठ गया ना, उसके बाद आप मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम को ऐसे उड़ा दोगे हवा में। ठीक है, अगला देता हूं एक क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग कर पा रहे हो। आओ लिखो तो।
लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2S is required, how many moles of H2S is required to completely react with 0.1 normal 1 liter of K2Cr2O7 K2Cr2O7 के साथ H2S को रिएक्ट कराया जाए तो इसका प्रोडक्ट बनता है क्रोमियम 3+ एंड सल्फर एंड प्लस अदर्स आएंगे, ये मेन प्रोडक्ट। एंड गिवन n फैक्टर ऑफ H2S इज 2, इट इज गिवन टू यू। मैंने क्वेश्चन यही पूछा, इसका कितना मोल चाहिए, इसके 0.1 नॉर्मल 1 लीटर के लिए। चलिए निकालिए बेटा। क्या रहा आंसर? 0.05। आओ चलो देखते हैं, आओ देखते हैं, फिर से देखेंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है, तो इस बारी डेटा क्या दिया है, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। चेक करते हैं कहां पे है, यस वी हैव गॉट दिस। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, N1V1 इज इक्वल टू H2S के लिए क्या डेटा पूछा है, मोल और n फैक्टर दिया है, तो मैं सीधा कौन सा लगाऊं, पहला वाला, n इंटू n फैक्टर। क्या समझ में आ रहा है? तो चलो जी, मोल हमें नहीं पता, n फैक्टर हमें पता है, इसका नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दोनों पता है, तो 0.1 इंटू 1। क्या आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 0.1/2 यानी 0.05 मोल इज रिक्वायर्ड। चलिए हाथ उठाइए, कितने लोग का ये सही हुआ, वेरी गुड। सो समझ आ गया ना कैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं इसको, प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। डिड यू गेट द क्लैरिटी? इस तरीके से यूज करना है। अब इनमें से जो चीज दिया हो उसके हिसाब से हम कर रहे होंगे। क्लियर है ना? चलो, तो अब समझते हैं कि भाई एन फैक्टर होता क्या है और निकालते कैसे हैं। यानी वैलेंसी फैक्टर सबसे की रोल तो वही प्ले कर रहा है, तो उसको कैसे निकालते हैं। ओके, सो हाउ टू गेट, हेडिंग डालिए आप लोग, वैलेंसी फैक्टर for a molecule participating in redox reaction, अंडरलाइन होना चाहिए, participating in redox। बहुत अच्छे से लिख लेना ना, क्योंकि अभी तक हमने एक रिएक्शन को अनटच्ड छोड़ रखा है, कौन सा, नॉन रेडॉक्स। तो अभी हम सारा बात किसका कर रहे हैं, रेडॉक्स। अब देखो कैसे डिफाइन किया था, इसको समझो। एन फैक्टर इज डिफाइंड एज how many electrons are transferred, number of electrons lost
और गेन, क्योंकि लॉस एंड गेन तो हमेशा इक्वली होते हैं इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन and whole divided by stoichiometric coefficient of the given molecule or compound. जिसका भी n फैक्टर निकालना है उसका कोफिशिएंट कितना है और बैलेंस्ड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, उन्हीं के रेशियो से ही हमें पता चलता है उसका n फैक्टर। और यही रीजन है कि मैंने आपको बैलेंसिंग पहले पढ़ाया, इजंट इट? आओ चेक करते हैं कि कैसे निकालना है। आ जाओ एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला, फॉर इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, कुछ एग्जांपल लूंगा और एकदम क्विकली बैलेंस करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? उसके बाद जैसे मैं लेता हूं MnO4 माइनस, अभी जो एग्जांपल किया था, ट्रीटेड विद आयरन 2+, फॉर्मिंग Mn2+ एंड आयरन 3+ इन एसिडिक मीडियम। तो चलो फटाफट बैलेंस करते हैं। तो भाई यहां +7 है, यहां +2, कितने का गेन हुआ? 5। यहां 2 से 3 जा रहा है, कितने का लॉस हुआ? 1। लॉस गेन इक्वल करने से पहले चेक कर लेते हैं ये एटम बैलेंस्ड है क्या, जिनका चेंज हो रहा है? बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। अब क्या करें? लॉस गेन को इक्वलाइज करना है, तो मैं क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इस हाफ रिएक्शन में? बोलो, यही मेथड कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर वाला। सो 5 से 5 यहां कर दिया, तो अब यहां 5 का बेसिकली चेंज हो गया, तो लॉस 5 गेन 5, अब ये बैलेंस है। तो हमें मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने मिल गए? अच्छी बात पता है क्या है, बाकी एटम को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको इसका और इसका पूछा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आपको वाटर, स्पेक्टेटर आयंस, ये सब का तब तक जरूरत नहीं है जब तक उनका एग्जाम में पूछ ना रहा हो, क्योंकि उनको जब भी आप बैलेंस करते हो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलते और क्या नहीं बदलता है। ये दो चीजें अगर फिक्स्ड हैं और क्वेश्चन भी इन्हीं के बारे में पूछ रहा हो तो कहां नहीं। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने? चलो मैं बैलेंस्ड ही लिख लेता हूं फिलहाल, तो यही बैलेंस करने के लिए बताओ क्या करेंगे। भाई ये तो मैंने कर लिया, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंसिंग कैसे करते हैं? जिधर वाटर ऑक्सीजन कम हो, इधर 4 है उधर 0 है, उधर वाटर ऐड कर दो, हाइड्रोजन काउंट करो दोनों तरफ, आप उधर है। ये हो गया हमारा बैलेंस। बताओ क्या बैलेंसिंग करते समय हमने इसको और इसको कुछ भी टच किया क्या? इसलिए बस यहीं तक इंपॉर्टेंट। अच्छा है ना, बहुत सारे तमाम तकलीफों से बच जाएंगे हम लोग, यहां तक तो फटाफट हो जाता है। ये सुनो, सारी प्रॉब्लम आती है बेसिक मीडियम में और हाइड्रोजन इधर उधर हो जाए तो, अदरवाइज तो ये भी है। अब बताओ बेटा, आपको क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पता चल गया? कितने? एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। बोलो ना। तो भाई लॉस्ट एंड गेन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का कितने लॉस हुए कितना गेन हुआ ये पता चल गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि बताइए एन फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस कितना होगा, इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 5 अपॉन कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इन बैलेंस रिएक्शन? याद करो मैंने प्रॉब्लम में 5 दिया था, देखो। अच्छा जी, अगला Fe, एन फैक्टर ऑफ Fe+2।
कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए भाई, और कोफिशिएंट कितना है बैलेंस रिएक्शन में, कितना आ गया? देखो मैंने FeSO4 का 1 दिया था। अच्छा, इससे ना आप प्रोडक्ट्स का भी निकाल सकते हो, जैसे n फैक्टर Mn2 प्लस का कितना आएगा बताओ। एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का तो पूरे रिएक्शन का ही देखना होता है 5, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, बदलेगा क्या, सिर्फ कोफिशिएंट। और n फैक्टर आयरन 3 प्लस का कितना होगा? क्या सभी को समझ में आ गया? बोलो, इसको नोट करो अच्छे से, एंड उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स बदल के देता हूं, आप निकालो। हो गया बेटा आप लोगों का? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अब और एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं इसमें आप लोग कैसे करते हो। जल्दी करो। जो सेकंड क्वेश्चन था वो कौन सा था? K2Cr2O7 व्हेन रिएक्ट्स विथ, क्या प्रोडक्ट आते हैं भाई? इसका क्रोमियम 3 प्लस आता है, क्रोमियम का 6 के बाद सीधा 3 ही स्टेट स्टेबल है रिडॉक्स में, और H2S कभी भी हो तो सल्फर उसका प्रोडक्ट आता है। तो आप इन दोनों का n फैक्टर बताइए, चलिए जल्दी करिए।
चलिए देखते हैं, आ जाओ। बताइए क्रोमियम का यहाँ पे कितना है बेटा? 6 है, और ये कितना है? 3। कितने का चेंज? 3 का एक एटम से, लेकिन एटम कितने हैं? तो 6 लिखना पड़ेगा। और कितने लोग करें साइमल्टेनियसली, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस एटम में चेंज हो सबसे पहले उसी को बैलेंस करते हैं। बाकी दुनियादारी से मतलब मत रखो, स्पेक्टेटर्स क्या है उनसे कोई मतलब। अच्छा जी, सल्फर कितना है? -2, और इधर कितना जा रहा है? +2 का क्या हुआ इसका? लॉस, और इसका क्या हुआ? 6 का गेन। अब बताओ लॉस गेन इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब इन पे भी 3 से। क्या वाटर बैलेंस करने की जरूरत है, H+ की जरूरत है? नहीं, क्योंकि उनके करने से इनके कोफिशिएंट पे कोई फर्क। एन फैक्टर देखना हो, K2Cr2O7 कितना आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ? 6 अपॉन 1 ना। एन फैक्टर अगर आपको H2S निकालना हो तो एक्सचेंज कितने का हुआ? 6 अपॉन कोफिशिएंट कितना है? 3। कितना? हाथ उठाओ, कितने लोग का सही हुआ ये? 6 and 2। ओके गुड। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, साथ के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट वेट भी एक टर्म था, ध्यान है ना? इक्विवेलेंट वेट कैसे डिफाइन करते थे? इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है ना? तो जनरली इसी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है कि भाई जैसे मान लो मैं पूछता कि इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 बताओ, तो इक्विवेलेंट weight of K2Cr2O7 is equal to molar weight of K2Cr2O7 upon n factor 6, ऐसे लिखा है। अब जब कभी वो वैल्यू पूछ ले पूरा पूरा तब आप इसको लिखोगे, अदरवाइज मोस्टली ना m के फॉर्म में ही लिखा रहता है। मतलब ये कितना है? m/6 है, m/2 है। ऐसे ही मैं बोलूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ H2S कितना होगा? m/2। अरे n फैक्टर 2 है ना। किसका m? अंडरस्टूड है, जिसका पूछा है यार। H2S का पूछा है तो H2S का मोलर मास, जिसका पूछा है उसका। समझ में आ रहा है? okay. अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द n फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइपो एंड आयोडीन। हाइपो HYP, हाइपो पता है किसको बोलते हैं? Na2H2O3 का नाम हाइपो, एंड आयोडीन I2 इन द फॉलोइंग आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। कौन सा टाइट्रेशन? आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। So what happens, पहले ये टाइट्रेशन समझ लेते हैं। When Na2H2O3 reacts with iodine, आयोडीन कौन से कलर का होता है? बोलो, वॉयलेट होता है, पर्पल नहीं होता है। वॉयलेट कलर का आयोडीन है, अगर इसको स्टार्च के साथ रख दें तो इसका कलर और इंटेंसिफाई होकर दिखता है, स्टार्च आयोडीन मिक्सचर। और जब ये रिएक्शन होते 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 आयोडीन पूरा खत्म हो जाएगा तो I2 नहीं है ना, तो क्या बनेगा? ये I-। इसका आंसर आता है NaI एन प्लस Na2H4O6। ये इसके प्रोडक्ट। दिस इज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडीमेट्रिक, तो उसमें मैंने बोला है कि इसका एन फैक्टर बताओ और इसका एन फैक्टर बताओ। तो जब सारा आयोडीन खत्म हो जाएगा तो स्टार्च के साथ वॉयलेट कलर गायब, तो उससे पता चल जाता है रिएक्शन कब खत्म हुआ। ये इंडिकेटर की तरह यूज होता है। स्टार्ट।
चलो बेटा कर लिया, कर लिया। अरे एक्स मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना सब फटाफट, स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं है, एक्स मेथड से निकालो जल्दी जल्दी। बस इस बात का चेक पॉइंट रखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेंज के बाहर चला जा रहा है वैल्यू, इसका मतलब पेरोक्साइड लिंकेज होंगे। अगर रेंज के बाहर है, रेंज के अंदर है फिर कोई टेंशन नहीं, फिर चलते जाओ। चलो बेटा करते हैं ना, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है सल्फर का? +2 ना बेटा। अरे क्या बताने की जरूरत है क्या? देख इसका निकाल के दिखाता हूं। सोडियम का कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर x मान लिया, 2 सल्फर एंड 2 -6 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 - 2 यानी 4। x की वैल्यू कितनी होगी +2, तो यहाँ गॉट इट। आयोडीन कितना, यहाँ कितना, यहाँ सल्फर 2.5 करके देख लेना, आ रहा है ना? अच्छा कितने लोग पहचान पाए कि सर ये थायोनिक एसिड का जो सीरीज था ना, 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, 3 उस किनारे 3 इस किनारे, और ये सोडियम आ गया H की जगह पे, वही तो है ये मॉलिक्यूल। दिस इज दैट मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड हो सल्फर सल्फर, डबल बॉन्ड हो डबल, और यहीं पे सोडियम आया ना, बोलो ना। बताओ इसका ऑक्सीडेशन +5, इसका +5, बीच वालों का 0 0, इनका एवरेज निकालते थे कितना आता था, तो वही आया 2.5। इतना अवेयर रहना है। अच्छा 0, तो मैं बता रहा हूं, IIT ने एक बार सिर्फ यही पूछ लिया था, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 सल्फर एटम प्रेजेंट इन Na2H2O। ये इतना इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन था कि सिर्फ यही क्वेश्चन आ गया था इंटीजर में कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो आपको बड़ी छोटी डिटेल्स पे ध्यान रखना है। तो ये 2 से कहां जा रहा है बेटा, क्या हो रहा है इसका, ये क्या हो रहा है I2 से कितना 1 का, I2 है ना, तो इसको 2 है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, और यहाँ कितना 2 से 2.5 है। मजे की बात है यहाँ सल्फर कितना है 4, और यहाँ सल्फर कितना है, तो पहले बैलेंस करो। अब कितने सल्फर हो गए दोनों तरफ, तो 4 इंटू 0.5 कितना हुआ। अब बता 2 का लॉस एंड 2 का गेन हो रहा है क्या, 2 का लॉस एंड 2 का गेन हो रहा है, बोलो। कितने लोगों ने ये बैलेंसिंग कर रखी थी। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, कितना आसान है, बाकी दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। सोडियम का क्या हुआ, क्यों टेंशन लेना है, हमें तो बैलेंस करना है इसको, ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा जैसे ही एटम, और नहीं भी बैलेंस हुआ तो टेंशन, क्योंकि उसके बाद में वाटर और इन सब चीजों को जब भी ऐड कर रहे होंगे तो उनसे इनके कोफिशिएंट्स नहीं चेंज होंगे, है ना। तो इसका एन फैक्टर बताओ कितना, 2 का ट्रांसफर अपॉन 2 कितना आ गया 1। इसका एन फैक्टर बोलना मोटू, बोलना, सब लिख के रख दिया है, बता 2 है, 2 अपॉन एन फैक्टर 2। इसका एन फैक्टर बताना, 2 अपॉन 1,
ये कौन सा फॉर्मूला बता रहे, कौन सा फॉर्मूला बता रहे भाई? n फैक्टर इज इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ा है? फिर से देखना पड़ रहा है ऊपर, नहीं देखना पड़ रहा है? तो कितने ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन का? -1 का ट्रांसफर हुआ, 1 का ट्रांसफर हुआ। बात है यार, बहुत जबरदस्त। रिएक्शन बैलेंस करने में लॉस गेन जब इक्वल कर रहे हैं तो कितने का ट्रांसफर हुआ? 2 का। जितना लॉस उतना ही। ये है क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होना एंड मेंटली एब्सेंट होना, इसी को बोलते हैं। और इसका कोफिशिएंट कितना है? तो 2/2। क्या गेस वर्क कर रहा था तब से? 1/1 -1, ये सब क्या गेस कर रहा था तब से? इसका बता, अच्छा इसका बता। इसको क्यों देख रहा है बेटा? देखना किसको है? जब बैलेंस किया तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ, ये था ना ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन इन अ बैलेंस केमिकल। तो ये सब अब क्यों देख रहे हैं? तो पुराने जमाने की बातें होगी। अब हमें यहां ध्यान देना है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 2 का। कितना है कॉफिशिएंट इसका? तो बस 2/1 यार, क्या कहां ध्यान लगा रहा है, समझ नहीं आ रहा है किसमें? क्योंकि एक सल्फर का यहाँ 2 है और एक सल्फर का यहाँ 2.5, तो पर सल्फर एटम कितना चेंज हुआ? 0.5 का। और 4 सल्फर एटम से मिला के कितने हुए? बस वही कर रहा हूं यार, और क्या। अब हाथ उठाओ, कितने लोग का सही हुआ? अच्छा चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइपो Na2H2O3 कितना आ रहा है? m/1। गॉट इट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन m/2। दैट्स इट। आसान है ना? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन करो। चलो, तो ये किसके लिए मैंने बताया आपको? किसके लिए अभी तक बता रहा था मैं? रेडॉक्स रिएक्शन में भी कौन सा चल रहा है अभी? इंटरमोलेक्युलर। मिटा दो इसको। ओके बेटा, चलिए अगला मैं आपको देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड देखना है ये कितने लोग सही करते हो। FeC2O4 KMNO4, it converts into Mn2 plus iron 3 plus and carbon goes into CO2. Find the n factor of this. Do it. n factor of ferrous oxalate, इसका नाम क्या है? ferrous and oxalic acid का पार्ट है। Find the n factor of ferrous oxalate. FeC2O4 है। Do it. अच्छा, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा? आयरन 2 प्लस एंड C2O4 2 में। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, इसका +3 आएगा और इसका +2 है। ये सुनो, अब इंटरेस्टिंग चीज कुछ दिखा क्या, कि ये 2 से कहां जा रहा है? 3 में। और ये 3 से कहां जा रहा है? मतलब इसका एक मॉलिक्यूल कितना लॉस कर रहा है? 2 नहीं बेटा, ये 2 से 3 में गया, इसमें एक ही एटम था। इसका 1/1 का लॉस हुआ और इसका कितना? 1/2 का लॉस। इसको बैलेंस करोगे ना जिस भी एटम में, तो टोटल लॉस कितने का हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन टोटल। टोटल लॉस समझ में आया क्या? ये था इस क्वेश्चन में खास बात।
क्योंकि अभी तक मैं एक एटम को घुमा रहा था, अब डबल एटम ले लिए। तो टोटल लॉस कितने का हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का। अब देखते हैं गेन कितने का हुआ। 7 से ये कहां जा रहा है? कितने का हुआ? 5। आ गया बात समझ में? कितने लोग कह रहे हैं बैलेंस करने के लिए इधर 5 है इधर 3 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां 3 से किया और इसको कितने से करना पड़ेगा? 5। 5 से यानी यहां 5 और यहां 5 और यहां भी 5। कितना आसान है यार बैलेंसिंग। अच्छा, अच्छी बात यह है कि हमें निकालना है यहां पे। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ? 5 3 जा 15 अपॉन इसका कॉफिशिएंट कितना आया? मतलब अगर मैं इंडिपेंडेंटली सिर्फ यही देख लेता कितना एक ने लूज किया है, वही आंसर हो जाता। क्योंकि यार ये कॉफिशिएंट जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये कॉफिशिएंट भी बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, तो उसका भी जरूरत नहीं है। टेक्निकली आप सभी में देखो, जितने एग्जांपल कराएं सभी में देखो, बैलेंसिंग किए बिना सिर्फ एक मॉलिक्यूल से कितना लॉस हो रहा है, उससे भी आंसर वही आएगा। करके देखना, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा। गॉट इट ना? तो ये कितना आ गया? 3। और इसका एन फैक्टर तो खैर पूछा ही नहीं था, इसका 5 आएगा वैसे। समझ गए? सभी को क्लैरिटी आ गया? अब एक क्वेश्चन देता हूं, इसको मुझे आंसर आप घर पे जाकर के बताना जरूर, ठीक है? कौन सा है कि ब्रोमीन को जब OH माइनस के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो इट फॉर्म्स Br माइनस एंड BrO3 माइनस। कौन सा रिएक्शन है ये? डिस्प्रपोर्शनेट। इसके केस में क्या यही फॉर्मूला लगेगा? हाँ जी, सभी के लिए यही लगता है। रेडॉक्स का कोई भी रिएक्शन हो, लगता यही है। यानी आपको पहले बैलेंसिंग करनी पड़ेगी एंड फिर, इसलिए मैंने बैलेंसिंग को पहले सिखाया ताकि आपको आइडिया। और अच्छी बात है, हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टेक्निकलिटी में हमें तो वहां तक बैलेंस करना है जहां पे लॉस एंड गेन इक्वल हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हमें जरूरत। बस अब चलो ट्राई करना फिर बताना। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।